हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था वो था हाउसिंग एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि जब हम घर खरीदते हैं या घर बनवाने वाले होते हैं, ठीक है, तो इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, इसकी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए और हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सिलेक्शन करते टाइम पर, ठीक है। और इसी के साथ में वहाँ की लोकेलिटी क्या है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम कहीं पर भी लैक नहीं करेंगे, ठीक है। अब तक हम लोग बात कर चुके हैं कि हमें साइट सिलेक्शन कैसे करना है। मीन्स जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो क्या क्या चीज़ों का चयन करते हैं। तो देखिए, हमें ध्यान रखना होता है साइट सिलेक्शन का, ठीक है, अर्थात स्थान का चयन इसे कहते हैं, ठीक है, कि हम स्थान का चयन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है और इनके ऊपर हमको फोकस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सॉइल, मीन्स भूमि का चुनाव, ठीक है। स्थान के चुनाव के अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि भाई किस जगह का स्थान है, कौन सी डायरेक्शन आ रही है, कैसे हमको उस स्थान को सेलेक्ट करना है, क्या वो हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, है ना। इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। अगला हम ध्यान रखते हैं सिलेक्शन ऑफ सॉइल का, मीन्स भूमि का चयन करते हैं कि किस प्रकार की भूमि है, कंकर वाली है, पत्थर वाली है, रेतीली भूमि है, चिकनी मिट्टी वाली भूमि है, इसका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमको ध्यान रखना होता है डिज़ायरेबल लोकेलिटी एंड सराउंडिंग, ठीक है। वहाँ का चारों तरफ का वातावरण कैसा है, मीन्स स्थान की विश्वसनीयता कैसी है, ठीक है, और आस पास का क्षेत्र कैसा है ना। ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें हमको। अच्छा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप जो एरिया चूज़ करेंगे वो एरिया भी अच्छा होगा, वहाँ पर रहने वाले जो लोग होंगे वो लोग भी हमें अच्छे देख करके ही सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉलोनीज़ जो होती है वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहाँ पर रहने वाले लोग अच्छे स्टैंडर्ड के लोग रहते हों, ऐसी जगह चूज़ करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में लोकेलिटी का और सराउंडिंग में हम ये भी चीज़ ध्यान रखते हैं कि आसपास में जैसे कि हॉस्पिटल है, ठीक है, स्कूल है, मार्केट है, या ऐसी चीज़ें जो बहुत नेसेसरी होती है वो हमारे आसपास ही हो, ताकि क्या है हमको उन छोटी मोटी चीज़ों के लिए या सुविधाओं के लिए दूर नहीं भागना पड़े, ठीक है, या फिर हमको उसकी कमी ना देखनी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, ठीक है। स्वच्छता संबंधी सुविधाएं मीन्स आप सैनिटेशन फैसिलिटी सबसे प्राइम होती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गंदगी वाली जगह पर रहोगे तो आप मेंटली और आपका फिज़िकली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आपके आसपास की जगह गंदगी वाली है तो वहाँ पर मक्खी मच्छर बहुत पनपेंगे, ठीक है, तो आप किसी न किसी तरीके से बीमार होंगे, ठीक है। आपका फूड वगैरह कंटामिनेट हो जाएगा तो आप बीमार होंगे, आपकी चीज़ें कंटामिनेट होगी तो आप बीमार हो जाएंगे। और साथ ही जब व्यक्ति बार बार इस तरीके से बीमार पड़ता रहता है ना, तो फिज़िकल डेवलपमेंट तो नहीं होता है उसका, क्योंकि बीमारी की वजह से, तो उसका न्यूट्रिशनल लेवल हमेशा ख़राब ही रहता है फिर, है ना। तो इसी वजह से उसका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता व्यक्ति का, है ना। तो आप देखिएगा ऐसे लोग बहुत ही चिड़चिड़े, बीमार, अजीब से ऐसे आपको मिलेंगे, काफ़ी गुस्से वाले होंगे, है ना। तो मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है और वो मेंटल डेवलपमेंट जहाँ पर स्वच्छता होगी वहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाउस एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, जो आपका घर है, ठीक है, का स्वच्छ वातावरण,
है ना। आपके घर में जिसमें आप रह रहे हो या जैसा घर बनवा रहे हो उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग की फैसिलिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉपर लाइटिंग होगी और प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो आपके घर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा नहीं होगा तो आप स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, ठीक है। और आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलेगी तो आपके घर में एक फ्रेशनेस रहेगी, है ना। अन्यथा आपका दम घुटा घुटा हुआ सा लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें और जो विंडोज़ और डोर्स होते हैं इनका जो प्लेस होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में वेंटिलेशन, ठीक है, विंडोज़ या डोर्स प्रॉपर नहीं है या क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ठीक है, एयर क्रॉस नहीं होती है, तब ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, ठीक है। फिर इनमें सीलन आना करना ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। अगली जो हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अरेंजमेंट ऑफ वाटर, पानी का अरेंजमेंट या पानी की या जल की व्यवस्था, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस जगह पर आप रह रहे हो वहाँ पे अगर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो आपके बेसिक फंक्शंस कैसे फुलफिल होंगे, है ना। पानी आपको पीने के लिए चाहिए, आपके नित्य क्रिया करने के लिए आपको पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के आप हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है ना। तो जिस जगह पर आप रह रहे हो ना या आप घर जहाँ पर लेने की सोच रहे हो वहाँ पर देखिए पानी का अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है। वहाँ कोई ट्यूबवेल है जिससे पानी आता है या फिर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से जो पानी की व्यवस्था होती है, ठीक है, वो व्यवस्था प्रॉपर है, नल वगैरह लगे हुए हैं या नहीं है ना, पाइपलाइन की फिटिंग कहाँ तक आ रही है। तो इस चीज़ की व्यवस्था और इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। हमेशा ऐसी जगह पर लें जहाँ पे 24 आवर्स आपको वाटर अवेलेबल हो, ठीक है। अन्यथा क्या है कि आपको बार बार पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आप जब रहेंगे तब की बात है, लेकिन जब आप का हाउस का कंस्ट्रक्शन चलता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पर भी आपको पानी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। सीमेंट, ईंट है, इन सब में पानी की ज़रूरत होगी तभी तो आपका घर बन पाएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके उसको मजबूत किया जाता है, उसके लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अगर पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, पानी से आपके जो घर की छिटाई है वो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो घर को मजबूती ही नहीं मिलेगी। तो चाहे हम घर बनवाने से लेकर के रहने तक का जो प्रोसेस था सब में आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अरेंजमेंट ज़रूर देखना चाहिए पानी का। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट, बिजली की व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, जितना पानी ज़रूरी है उतनी बिजली भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उसमें जब फर्निशिंग का काम होता है, ठीक है, या और भी जो काम होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कुछ कुछ उनको गैजेट्स भी या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, जब आप उस घर में रहना शुरू कर दोगे तब भी आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है हर काम के लिए, है ना। और ये हम सभी बहुत अच्छे से समझते हैं कि मैं किन किन कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर पहले से ही वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होंगे तो सिर्फ आपको वहाँ से अपने घर तक ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की या एक्सपेंडिचर करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आप वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान ही नहीं है तो आपको शुरू से कनेक्शन लेकर के लाना पड़ेगा, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग कहाँ तक की हुई है ताकि आप भी वहाँ से इजीली कम खर्चे में बिजली ले सकें, ठीक है। निकट भविष्य की भी अगर आप बात करो तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट तो रहती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको साइट का सिलेक्शन करना है और घर बनवाते टाइम हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बनावट। अब देखिए, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप जो जगह चूज़ कर रहे हो, आसपास का एनवायरनमेंट चूज़ कर रहे हो, ठीक है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ सैनिटेशन कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम जब ध्यान दे देते हैं ना तो एंड में हमारा प्रॉपर सारा कंसंट्रेशन किस पर हो जाता है, अब अपने घर के ऊपर हो जाता है, ठीक है। कि फाइनली अब आप घर के ऊपर ध्यान दोगे, उसकी बात करोगे कि
हमको ये सारी फैसिलिटीज़ तो मिल चुकी है, अब हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, जो अब हमारे लिए फाइनल मोड पर इम्पॉर्टेंट होता है। अब है देखो घर की संरचना। संरचना का मतलब होता है बनावट, है ना, बनावट कह लो इसको, संरचना कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यह क्या है, आपको हमेशा किसी भी एक अच्छे आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करना चाहिए और उससे मकान की बनावट, मकान की संरचना का निर्माण आपको करवाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि घर का जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ये हम डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा चाहिए कि मेरा घर बाहर से दिखने में ऐसा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, आपकी पसंद होती है, अपनी चॉइसेस होती हैं, जब हम ये सारी चीज़ें उनके सामने रखते हैं, आर्किटेक्ट के सामने या किसी भी अच्छे इंजीनियर के सामने, तो वो उन सब चीज़ों को हमको एक पेज पर उतार करके, एक ब्लूप्रिंट बना करके हमको उसका दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमको बहुत सहायता मिल जाती है। अब देखिए, एक आदर्श घर वो घर होता है जिसके अंदर आपको मजबूती भी हो, ठीक है, उसकी जो संरचना होती है वो भी सफल तभी कहलाती है जब आपका घर मजबूत हो, स्वच्छ हो, वहाँ का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, तभी वो घर एक सफल संरचना वाला एक आदर्श घर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी सारी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। देखने में जो आपका घर है वो सुंदर लगना चाहिए, देख करके अट्रैक्टिव लगना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए उसको देख करके कि उसके अंदर कोई भी कलात्मक इस्तेमाल किया गया या कलात्मकता का यूज़ किया गया है उसके अंतर्गत, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों के इंटरेस्ट को जगाने वाला होना चाहिए, ठीक है। देखते ही लोगों को काफ़ी रुचिकर लगना चाहिए वो, तभी आपका जो बनाया हुआ घर है उसका निर्माण जो आपने किया वो आपके लिए सफल सिद्ध होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी है कि हमें देखो कुछ कुछ चीज़ों का बनावट या संरचना के समय ध्यान रखना चाहिए। वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें पहली चीज़ आती है वो है नींव। अब देखिए, नींव को हम कहते हैं फाउंडेशन। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ की फाउंडेशन ही सही हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो घर बहुत अच्छा होता है, वो स्थान बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन अगर किसी की फाउंडेशन ही अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं, अगर फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो वो चीज़ आगे कैसे सही रह सकती है ना। इसलिए नींव जो होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है ना। और सबसे पहले गृह निर्माण में पहली चीज़ जो बनती है ना, पहली चीज़ वो आपकी क्या बनती है, नींव ही बनाई जाती है। नींव होगा उसी पर घर बनेगा, ठीक है। तो देखिए, मकान की जितनी मजबूती होती है ना आपके नींव पर निर्भर करती है। जितनी गहरी नींव होगी और जितनी अच्छे से नींव का निर्माण किया जाएगा, घर को उतनी ज़्यादा मजबूती मिलती है, ठीक है। और नींव जो है वो कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है, वो भी इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी ज़मीन के ऊपर घर बना रहे हैं, है ना। तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, नींव जितनी गहरी नींव बनेगी ना, गहरी, ठीक है, जो आपका घर है आप उतना ही ऊंचा बना सकते हैं और घर भी आपका उतना मजबूत रहेगा, ठीक है, उतना ऊंचा बन सकता है। तभी हम कहते हैं ना कि नींव गहरी और चौड़ी बनवाई जाए ताकि उसके ऊपर का मकान ऊंचा भी बन सके और मजबूत भी बन सके। नींव बनाते समय जो सामान यूज़ किया जाता है, जैसे देखिए उसमें चूना है, सीमेंट है, ठीक है, ईंट है, पत्थर है, ठीक है, रेत है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कंक्रीट भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो छोटे छोटे कंकड़ आते हैं ना, तो कंकड़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें भराव का काम करती है, एक फिलिंग का काम करती है, किसके लिए, नींव के लिए, ठीक है। अब नींव से जब फिलिंग हो जाती है ना, तो वो क्या करती है कि अब अंदर की जगह जो है वो आपके लिए ऐसी होगी कि वो नीचे की तरफ दबेगी या खिसकेगी नहीं, ठीक है। तो आपका मकान जो है वो मजबूती से ऊपर रह सकता है, अर्थात आपके घर को एक आधार मिल जाता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं मंच की, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है मंच। अब देखिए, जब आपका आधार नींव बन जाता है, उसके ऊपर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक जो दीवार बनती है ना, लगभग 1 मीटर तक की जो ऊंची दीवार बनती है उसको मंच कहा जाता है या प्लिंथ कहा जाता है उसको, ठीक है, प्लिंच कहा जाता है ना। अब देखिए, यह जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लिंच 1 मीटर तक ऊंचा इसलिए उठा होना चाहिए ताकि जो रोड या सड़क चल रही है ना, आपकी सड़क, उससे जो आपका घर है वो थोड़ा ऊंचा रहे,
ठीक है, ताकि आपकी, हम कहते हैं ना घर की कुर्सी जिसको कहते हैं, ठीक है, एक हमारी आम भाषा के अंदर हम इसे कहते हैं कुर्सी घर की, ठीक है। तो वो ऊंची होनी चाहिए ताकि सड़क का कचरा, सड़क का या बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो सड़क का पानी हमारे घर के अंदर नहीं घुस पाए, ठीक है। तो ये हमें प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है उससे, ठीक है। तो ये चीज़ ऊंची होना बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा जो आपको जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो है आपका फर्श, ठीक है। फर्श अर्थात आपकी जो फ्लोरिंग होती है, ठीक है। अच्छा, फ्लोरिंग हमेशा ऐसे सामान से बनाई जाती है जो कि सीलन ना करें, ठीक है, अर्थात जो पानी को नहीं सोखती हो, ठीक है। ऐसी चीज़ से ही हमको फर्श का निर्माण करवाना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्बल स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, कोटा स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये चीज़ आपके पास नहीं हो, है ना, ग्रेनाइट का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप जैसे सीमेंट, कंक्रीट या टाइल्स का भी यूज़ कर सकते हो फर्श बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, हमको एक सरफेस प्रदान कर देती है, ठीक है। अगली आती है वो है दीवारें, ठीक है, वॉल्स। जो दीवारें होती है ना, यह हमारे घर के जो मकान की मतलब लगभग 3 मीटर ऊंची तक ये होनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी दीवारें होती है ना, ये आपको क्या करती है, प्राइवेसी और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अब दीवारें जो बनाई जाती है वो ईंट से बनाएंगे, है ना, ईंट से बनाई जा सकती है, पत्थर से बनाई जा सकती है, सीमेंट, रेत, इनसे बनाई जाती है, ठीक है। अब दीवारें जो बनेगी ना, ये क्या करेगी, आपको चारों तरफ से एक आधार, जैसे इस तरीके से आपको एक आधार प्रदान कर देगी, ठीक है, खोखा सा तैयार कर देगी। तो चारों तरफ यहीं पर आप खिड़की दरवाजे की डिज़ाइंस बनवाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, जब इनसे चीज़ दीवार बना दी जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर भी किया जाता है उस सीमेंट से, ठीक है, ताकि वहाँ की सरफेस हो जाती है स्मूथ। उसके बाद आप उसके ऊपर पुट्टी करवा सकते हो, ठीक है, जिक्की करवा सकते हो, और फिर उसके ऊपर कलर भी करवा करके हम उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो दीवार पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और हमेशा ध्यान रखें कि सीलन ना आती हो, सीलन से बचना भी चाहिए हमें, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है छत। अब देखिए, कमरे की दीवारें जितनी ऊंची होगी ना, उतनी ही ऊंची छत होगी, छत जिसको कि हम सीलिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो जितनी ज़्यादा ऊंची छतें होती है ना, वो कमरे को उतना ठंडा रखती है, और जितनी नीचे छत होती है वो घर उतना गर्म आपको महसूस होता है, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए कई जगहों पर आप देखोगे कि लोग अपने घर को ठंडा रखने के लिए ऊंची छत बनाते हैं, और जहाँ पर ऊंची छत रखने का मतलब अगर उनके पास स्कोप नहीं होता है तो लोग आजकल फॉल्स सीलिंग भी करवाते हैं, ठीक है। वो फॉल्स सीलिंग जो करवाते हैं उसमें क्या होता है, डबल छत बना दी जाती है, तो वो आपको एक ठंडक का एहसास देती है, ठीक है। तो छत का भी हमको ध्यान रखना चाहिए बनवाते टाइम। अब देखिए, जो ये छत होती है ना, यह भी वापस कई प्रकार की होती है, ठीक है। एक आपने सुनी होगी फूस की या छप्पर की छत, ठीक है, फूस की या छप्पर की छत, है ना। जैसे घास फूस होता है ना, उससे बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देखो, अगर कभी तेज़ बारिश आ जाए, आंधी तूफान ज़ोर से आ जाए, तो ये सारी चीज़ें उड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगी, मजबूती नहीं देगी, आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ज़रूरी ठीक नहीं है। कभी अगर आग लग गई तो ये जल करके राख हो जाती है, ठीक है। बाकी चूहे वगैरह या कोई भी जानवर है वो बहुत आसानी से इसमें अपना घर बना लेते हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होती है, ठीक है। अगली जो छत है वो आती है टीन की या चद्दर की छत, टीन या चद्दरों की छत, ठीक है। ये वो छत होती है जिसके अंदर ये, इनको भी देखो, ये टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है ये, है ना। तो ये क्या है, सुविधा की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर टिन जो होता है, देखो लोहे का बनता है, लोहे के चद्दर होते हैं वो, है ना, और आजकल सीमेंट के चद्दर भी आते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, काफ़ी गर्मी देते हैं। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि सनलाइट जो इसके ऊपर गिरती है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जब ये गर्म होती है तो नीचे की तरफ भी गर्मी फैलाते हैं, ठीक है। तो एक हिसाब से रहने के लिए ये भी ठीक नहीं होती है ना। अगली आती है टाइल्स या केलू की छत,
ठीक है। अब देखिए टाइल्स या केलू वाली जो छत होती है ना, आपने देखा होगा कि यह गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस होती है, वहाँ लोग बहुत रखते थे, पुराने जो घर होते हैं ना उनके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें दोहरी छत लग जाती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हवा भी बहुत आसानी से आती है और इसमें भी बहुत अरेंजमेंट करके फिर उन केलू को जमाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक केलू गिर गया टूट जाता है ना, तो आपकी छत में छेद हो जाता है उससे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि सूर्य की गर्मी से तो वैसे इतनी ज़्यादा गर्म होती नहीं है और ये आपको एक ठंडक प्रदान करने का भी काम करती है, और साथ ही इसके ऊपर जो पानी गिरता है ना वो भी नीचे बह करके गिर जाता है, लेकिन कभी कभी घर के अंदर भी पानी टपकने का डर रहता है इसमें। ठीक है, अगली आती है पत्थर की पट्टियों की छत। आपने देखा होगा कि बहुत आजकल तो ऐसा करवाते हैं, है ना, तो जैसा आपका मकान की चौड़ाई है ना उसके हिसाब से उतनी लंबी लंबी और चौड़ी साइज़ की पट्टियाँ खरीद ली जाती है और उनको छत के ऊपर जमा करके फिर उसके अंदर फिलिंग वगैरह की जाती है और फिर छत बनाई जाती है। ठीक है, अब ये जो छतें होती है ना इसमें बीम्स का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ सीमेंट वगैरह का इन सब का यूज़ करके उसको कंप्लीट किया जाता है। तो बहुत सारे घरों में आप देखोगे कि ये रखी जाती है, जिसमें जैसे कि धूलपुरी पत्थर है या जोधपुर की पट्टियाँ हैं, इनका यूज़ करते हैं और ये काफ़ी अच्छी भी रहती है, बहुत प्रचलन में भी होती है। ठीक है, और अगली आती है सीमेंट कंक्रीट की छत। ठीक है, जिसको आप कहते हो ना आरसीसी करवाते हैं। ठीक है, तो वो छतें होती है ये। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आजकल तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है, जितनी बड़ी बिल्डिंग्स है, घर बनाए जाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि घरों के ऊपर कुछ मतलब वो जो बांस की लकड़ियाँ या बल्लियाँ होती हैं उनको लगा करके और एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और सीमेंट और कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है उसको डाल करके उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होती है कि इसमें कोई आपको बीच बीच में पत्थर वगैरह डालने की या पट्टियाँ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और एक हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी गर्म ज़रूर रहती है, लेकिन आजकल लोग बाग अपनी सुविधा के अनुसार इन्हीं का निर्माण करवाते हैं। अब अगर जो आरसीसी में बने हुए जो मकान होते हैं ना, चाहे उनकी छत आरसीसी की हो, ठीक है, बाकी सब चीज़ें, तो उसमें आप कभी भी अगर घर के अंदर कोई चेंज करवाना चाहते हो तो बहुत आसान होता है आपके लिए चेंज करवाना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल छत होती है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी है कि हाउसिंग के टाइम पे या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की होती है और किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हमको फोकस करना है और हमको ध्यान रखना है कि हम क्या करवाएं और क्या ना करवाएं। ठीक है, तो देखिए जब भी आप हाउसिंग के बारे में कंसल्ट करेंगे तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।